प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग सार्थक अंकों के बारे में पिछले टॉपिक में चर्चा कर रहे थे और सार्थक अंकों के बारे में हमने ये जान लिया था, मतलब मैंने ये बताया था कि इनकी केवल आपको परिभाषा देख लेनी है। वे अर्थपूर्ण अंक जिनके मान निश्चित होते हैं, या ज़्यादा और इसकी विस्तारित परिभाषा पढ़ें तो वे अर्थपूर्ण अंक जिनका अंतिम अंक अनिश्चित तथा शेष अंक निश्चित मान वाले होते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस संख्या में कितने सार्थक अंक हैं, उसके क्या नियम दे रखे हैं, हम उन नियमों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कभी भी परिभाषा नहीं पूछता, केवल वो दे देगा। जैसे आपसे पूछ लिया 300.6, इसमें सार्थक अंकों की संख्या बताइए, तो आप कितने बताएंगे वो आप देख सकते हैं। तो देखिए क्या क्या नियम है। सबसे पहली बात तो कोई भी ऐसी संख्या जिसमें कोई जीरो नहीं आए, यानी सारे अंक नॉन जीरो हो। नॉन जीरो का मतलब कोई अंक शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे 543, अब वो चाहे दशमलव वाला हो या बिना दशमलव वाला, 52.831, 5.42 और 0.513, 43, 9, इस प्रकार से कोई सी भी संख्या हो सकती है। ठीक, ये सारी संख्याएं ऐसी लिखी गई हैं जिनमें कोई भी अंक नॉन जीरो नहीं है। यदि किसी संख्या में सभी अंक अशून्य हैं यानी नॉन जीरो हैं, तो जितनी अंकों की संख्या होती है वही सार्थक संख्या होती है। देखिए इसमें अंक कितने हैं, 1 2 3, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो गई 3। इसमें 2 और 3 5, तो इसमें सार्थक अंक हो गए 5, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 1। इस बात का कोई महत्व नहीं होता कि इसमें दशमलव कहाँ पे कहाँ नहीं है, लेकिन आप लोगों को सार्थक अंकों का मतलब ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर नोन एज सिग्निफिकेंट नंबर। सभी अशून्य अंक जो होते हैं, सभी नॉन जीरो अंक जो होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, सार्थक अंक। क्लियर। तो एक तो सार्थक अंकों का ये नियम है कि यदि किसी संख्या में सभी अंक नॉन जीरो हो तो वो सभी सार्थक अंक कहलाते हैं। अब देखिए, अब अगला पॉइंट, दूसरा नियम। यदि मान लीजिए नॉन जीरो अंक से पहले शून्य हो, नॉन जीरो से पहले केवल शून्य हो, शून्य मतलब जीरो। तो देखिए कैसे कैसे एग्जाम्पलों से हमको ज़्यादा क्लियर होगा। नॉन जीरो का मतलब अशून्य अंक हो लेकिन उनसे पहले शून्य आता है, तो क्या होगा, जैसे 0 0 1। ठीक है, और देखें 0.521, 0.042, 0.0042, 0 ये पॉइंट है, 0.00042। ठीक, आप अपनी गणित इसमें नहीं लगाएं, जो नियम है उन्हीं से चलें। यदि नॉन जीरो से पहले केवल शून्य है, नॉन जीरो का मतलब 1 2 3 1 से 9 तक की गिनती है, तो एक इनसे पहले शून्य आ रहा है, तो देखिए इनसे पहले केवल शून्य है, इनसे पहले शून्य, इनसे पहले शून्य, इनसे पहले शून्य, लेकिन इनसे पहले जीरो से पहले कोई अशून्य नहीं होना चाहिए, यानी संख्या की शुरुआत जीरो से होनी चाहिए। समझे। तो देखिए संख्याओं की शुरुआत किससे हो रही है, जीरो से सभी में। तो इन जीरो का कोई महत्व नहीं है, चाहे वो दशमलव वाली संख्याएं हों चाहे बिना दशमलव की, ये जीरो सार्थक अंकों में नहीं गिने जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, यहाँ पर 3, यहाँ देखें तीनों संख्याएं अलग अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन जीरो का कोई महत्व नहीं रहेगा। सार्थक अंक यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2। तो आप समझ सकते हैं बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि पहली बात, ऑल नॉन जीरो आर नोन एज सिग्निफिकेंट नंबर, यानी 42 हो, 43 हो, 421 हो, इनमें सिग्निफिकेंट नंबर पूरे हो जाएंगे, ये 2 ये 3। यदि कोई दशमलव वाली हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि नॉन जीरो से पहले जीरो आए, यानी पहले लगने वाले जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंकों में नहीं गिने जाते। 2 नियम हो चुके हैं। तीसरा नियम देखते हैं हम। तीसरा नियम देखें, यदि 0
नॉन जीरो के मध्य में आए, यानी किसी संख्याओं के बीच में अगर जीरो आते हैं, नॉन जीरो के मध्य में आए। ठीक, जैसे देखिए 501, ठीक, या फिर 15.002, ठीक, या फिर हो सकता है 1.007। इसके अलावा 50.23। तो यहां देखिए, पहली बात ऑल नॉन जीरो, सभी नॉन जीरो सार्थक अंक हैं। जीरो से अगर शुरुआत हुई है संख्या की तो आगे वाली जीरो नहीं गिनी जाती है। लेकिन अगर जीरो नॉन जीरो के मध्य में, देखो ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, शून्य अंक है, इनके मध्य में अगर कहीं भी जीरो आ रहा है तो वो सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। यानी बीच में अगर शून्य आती है तो सार्थक अंकों में गिनते हैं। तो देखिए 1 2 3 कितने सार्थक अंक हो गए? 3। दशमलव का यहाँ भी महत्व नहीं है, कितने कहीं भी लग रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। कितने हैं? 1 2 3 4 5। यहाँ कितने हो जाएंगे? 4 सार्थक अंक, और यहाँ भी कितने हो जाएंगे? 4। तो इस प्रकार से आप 3 नियम आपके पास हो चुके हैं। पहला सभी नॉन जीरो, दूसरा पहले आने वाले जीरो सार्थक अंक नहीं है, तीसरी बात आ गई कि जीरो अगर नॉन जीरो के बीच में आएंगे तो वो सार्थक अंक होंगे। अब देखो आगे ही आगे आ गया, मध्य स्थान पे आ गया, पीछे जाता है तो क्या होता है? तो इसके लिए देखते हैं क्या होता है। यदि जीरो अंत में आए, अंत में आए, तो देखिए यहां पर जीरो अंत में आए तो क्या करना है। यदि मान लीजिए यहां पर जीरो का सिस्टम ये है, बिना दशमलव के जीरो आते हैं, 400 हो गया, 50 हो गया और 3000 हो गया, तो इन जीरो का कोई महत्व नहीं रहेगा। 3500 है, ठीक। अगर बिना दशमलव के जीरो हैं, यदि अशून्य अंकों के बाद यानी नॉन जीरो नंबर के बाद शून्य आते हैं, जीरो आती हैं, तो ये संख्या सार्थक अंक नहीं है। यहाँ पर सार्थक अंक कितने हो गए? 1, यहाँ पर कितना हो गया? 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। समझे? लेकिन अगर आपने यहाँ पर शून्य से पहले, शून्य के बाद में कहीं भी पॉइंट लगा दिया, दशमलव लगा दिया, जैसे आपने यहाँ पे लगा दिया दशमलव, ठीक है, तो अब दशमलव लगते ही यह शून्य सार्थक अंकों में गिना जाएगा। या मैं इसको दो तरह से, ये 50 है तो सार्थक अंक 1 है, लेकिन अगर ये 5.0 लिख दिया तो सार्थक अंकों की संख्या हो गई 2। ठीक, फिर से सुन लें। दशमलव यदि जीरो नॉन जीरो के पश्चात आते हैं तो वे सार्थक अंक नहीं गिने जाते हैं। लेकिन नॉन जीरो अंक, यदि नॉन जीरो अंकों के बाद आने वाले शून्यों में दशमलव आता है तो वो सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। तो 50 है तो 1 है, लेकिन 5.0 आती, पॉइंट के आते ही क्या हो जाएगा? गिना जाएगा। यहाँ पे देखें 3 तरह से लिख सकते हैं। 0.400, 4.00, 40.0। तो यहाँ देखिए सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 3। यहाँ भी कितने? 3 और यहाँ भी कितने? 3। यानी दशमलव आते ही सारे जीरो गिन लिए जाएंगे। लेकिन आगे दशमलव अगर आते हैं तो उनका कोई महत्व नहीं है। जैसे मान लीजिए इसको मैं लिखता 0.0400, तो देखिए यहाँ पर कितनी होगी सार्थक अंकों की संख्या? तो ये जीरो नहीं गिना जाएगा, आगे वाला केवल 1 2 3, तो ये आ जाएगी 3। क्लियर है? तो इस प्रकार से सार्थक अंकों का ये भी एक नियम है। मान लीजिए ऐसा हो जाए, चलो इनको 400 के बाद पॉइंट लगा दें तो फिर क्या माना जाए? तो देखिए दशमलव के आते ही मैंने कहा था शून्य क्या गिने जाने लगते हैं। यानी एक सिस्टम सीख लें, आगे अगर शून्य आए, दशमलव आए तो कोई महत्व नहीं, पीछे अगर दशमलव आ गया कैसे भी करके और जीरो दिखाई दे रहे हैं तो वो किस में गिने जाएंगे? सार्थक अंकों में। तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर मान लीजिए ऐसे पॉइंट लगा के पूछ रहे तो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास सिंपल सिस्टम है, सारे नॉन जीरो सार्थक अंक हैं। शून्य अगर केवल आगे आए और उससे पहले कोई अशून्य अंक ना हो तो वो शून्य नहीं गिने जाएंगे, चाहे दशमलव युक्त हो या दशमलव मुक्त हो। ठीक। तीसरी चीज़ क्या है? यदि शून्य मध्य में आते हैं, नॉन जीरो संख्याओं के मध्य में आते हैं तो वो शून्य क्या होंगे? गिने जाएंगे। और एक अंत में आए तो नहीं गिने जाएंगे। कब? जबकि दशमलव के रूप में नहीं होते और दशमलव आते ही वो गिने जाते हैं। तो ये हो गया। एक और है सार्थक अंकों के लिए नियम, जो लास्ट सामान्यतः ये पूछ लिया जाता है।
ये नियम क्या कहता है, ये नियम इस प्रकार से है कि इस नियम का देखिए क्या सिस्टम है। इसका सिस्टम इस प्रकार से, यदि हमने मान लीजिए कोई वस्तुओं की संख्या दे रखी है, जैसे हमने कहा 5 बुक, 5 किताबें, ठीक है, 15 पेन, 10 अंडे, और ये कहा कि इनमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती है, तो इनके लिए सार्थक अंकों की संख्या अनंत मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? अनंत। तो इसके लिए ये पूछ भी ले तो इनके लिए सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है। तो आप ये याद रखें, यदि यदि कोई वस्तुएं दे रखी हैं संख्यात्मक रूप से तो उनके लिए सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है। नियम कंप्लीट हो चुके हैं, सार्थक अंक आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, तो ये हमारे पास सार्थक अंकों के नियम। तो आप लोगों से मैं जैसे कुछ क्वेश्चन पूछूं इसमें, देखिए 4781.0321, 3.201, 200, ये आपके पास क्वेश्चन है। पूछा कितने कितने सार्थक अंक है, इसमें देखिए 4 हो जाएंगे, इसमें 3 हो जाएंगे, इसमें 4 हो जाएंगे और इसमें 4 हो जाएंगे। पॉइंट आने के बाद की 0 अलाउ है। लेकिन अगर 3200 में पूछ लिया जाता तो फिर सार्थक अंक कितने रहते? 2 ही रहते। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप सारे सार्थक अंकों के नियमों को अच्छे से समझ सकते हैं। एक अगला पॉइंट आता है इन सार्थक अंकों से रिलेटेड, वो है राउंड ऑफ करना। अब ये राउंड ऑफ करना क्या होता है, इन्हीं से रिलेटेड है। राउंड ऑफ करना, क्या जरूरत होती है राउंड ऑफ करने की? जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कोई सामग्री खरीदी, ठीक है, कहाँ से खरीदी? कोई भी अच्छे मार्केट से, बड़े शहरों से खरीदी। वहाँ जब वो दाम लगाते हैं, पैसे लगाए जाते हैं, तो आप लोगों का जो बिल आया, जैसे होटल से आपने खाना लिया, वहाँ पर बिल आया आपका 280.48, ठीक है, 280 रुपये 48 पैसे का। दूसरा आपका एक बिल आपने लिया, दूसरे किसी जगह पे खाना खाया, वहाँ पे आपका आया बिल 285 पॉइंट और ये आ गया 68 का। ठीक, अब आप लोग देखिए, ना तो 48 पैसे चलते हैं और ना ही 68 पैसे चलते हैं। समझ गए? तो ये पैसे तो लेन देन के संबंध में है नहीं। तो अब क्या करें इसमें? 280.48, अब हम क्या करें? उसको 1 रुपया ज़्यादा दें या 1 रुपया कम दें, या तो 280 दें या 281 दें। तो उसके लिए उन्होंने क्या नियम कर रखा है कि यदि 50 पैसे से कम होगा तब तो इसको होटल वाला छोड़ देगा, और अगर 50 पैसे से ज़्यादा होगा तो फिर किराया जो जितना भी ज़्यादा होगा उसको 1 रुपये के रूप में पूरी संख्या बढ़ा लेगा। तो अगर मान लीजिए 50 से ऊपर आया, यानी 50 पैसे से ऊपर आया ये 285.68, तो वो क्या करेगा? 68 को हटा करके इसमें 1 जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा? 286। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे 280 है, 48 50 से कम है तो 48 पैसे वो छोड़ेगा। अब आपको कितने पे करने हैं? 280 रुपये पे करने हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि इस चीज़ को कहते हैं राउंड ऑफ करना। हम जनरली जब जाते हैं मार्केट में, सब्जी ली, हमने कोई भी सामान लिया, हमारा सामान आ गया मान लीजिए 581 रुपये का, हम लोग सामान्य तो उसको जब पैसे देते तो दुकानदार अपने आप ही 580 रुपये काट लेता है। क्यों काटता है? क्योंकि 19 रुपये में 9 रुपये कैसे खुल लेते, सुविधाजनक रहता है, 20 का नोट दे दिया हमको। तो इसका मतलब ये हुआ, इसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हम खुद ही कह देते हैं कि राउंड फिगर में कर लो। तो राउंड फिगर का मतलब होता है जब हम उसको ऐसी संख्या में बदल देते हैं जो दशमलव मुक्त हो या दशमलव की तुलना में दशमलव भी हो तो आसान हो। जैसे 68 की जगह अगर मान लीजिए 60 होता तो ये ज़्यादा आसान होता। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब जब हम कैलकुलेशनों को कोई ऐसी निश्चित संख्या में बदल देते हैं जिससे कार्य करने में आसानी होती है तो उसे कहते हैं राउंड ऑफ करना, राउंड फिगर कर देना। 581 की जगह 580 दे देना, या फिर 589 की जगह 590, कोई बात नहीं यार, अब 1 रुपया कहाँ से दूँ खुल्ला। तो हम इस प्रकार से इनको कहते हैं राउंड फिगर में करना, राउंड ऑफ करना। ठीक, तो अब देखिए इसमें साइंस में कैसे नियम चलते हैं। इसमें इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं लेकिन सामग्री छोटी होती है, गणनाएं बड़ी हैं, जो सामग्री लेते हैं बहुत कम मात्रा में लेते हैं, तो वहाँ हमको राउंड फिगर करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या नियम है देखिए, उदाहरण से समझेंगे। वो क्या कहता है, क्वेश्चन कैसे आता है राउंड फिगर करने का, नियम भी मैं संग संग बताता चलूंगा। जैसे ये दे दिया,
इस संख्या को दशमलव के एक अंक बाद तक राउंड ऑफ कीजिए, ठीक है, या 3 अंकों दी गई संख्या को 3 अंकों की संख्या में बदलिए या राउंड ऑफ करके परिवर्तित कीजिए। तो उसके लिए क्या नियम है, जिस अंक तक राउंड ऑफ करना है, उसने क्या कहा, 3 अंकों तक राउंड ऑफ कीजिए। जिस अंक तक राउंड ऑफ करना है उससे लास्ट अंक, यानी जिन अंकों को हमको हटाना है, बोलो इसको हटाना है कि नहीं हटाना, जिन अंकों को राउंड ऑफ करना है और जिस अंक को हटाना है उस हटाने वाले अंक को देखा जाता है। यदि वह अंक 5 से बड़ा है, यदि वह अंक 5 से बड़ा है, तो मैं इसके 2 एग्जाम्पल लिख देता हूँ, 52.84 और लिख लेता हूँ। दोबारा सुन लें, क्वेश्चन करने वाला आपको कहेगा खूब बड़ी सी संख्या दे देगा और ये कहेगा इसको 3 अंकों तक राउंड फिगर कीजिए। जैसे इसके लिए कह दिया 3 अंकों तक राउंड फिगर में कीजिए, तो नियम क्या है, जितने अंक तक राउंड फिगर करना है उसको तो अलग लिख लीजिए, 52.8 और 52.8, और जिस अंक को हटाना है उस अंक के लिए क्या नियम है, यदि वह 5 से अधिक है, यदि वह अंक 5 से अधिक है तो अंतिम अंक में 1 जोड़ देते हैं, और यदि 5 से कम है तो उस अंक को नहीं जोड़ते, जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। फिर से सुन लीजिए, यदि अंतिम अंक यदि जो अंक हटाया जा रहा है वह 5 से अधिक है तो अंतिम अंक में 1 जोड़ देते हैं, और यदि अंतिम अंक 5 से कम है तो अंतिम अंक यथावत रहने दिया जाता है, जैसा है वैसा। तो बोलो यहाँ पे ये अंक हम हटाना चाह रहे हैं, तो ये अंक 5 से ज़्यादा है तो 8 में 1 जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, 52.9। समझ गए। लेकिन यहाँ पर क्या है, अंतिम अंक कैसा है, 4 है, तो 4 5 से कम है, इस वजह से यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं जोड़ेंगे, जैसा है वैसा का वैसा रह लेने देते हैं, 52.8। बात समझ में आ गई होगी। यदि हटाए जाने वाला अंक 5 से अधिक है तो फिर क्या करेंगे, उसके अंदर जो अंतिम अंक है उसमें 1 जोड़ देंगे, और अगर 5 से कम है तो नहीं जोड़ेंगे। अब बात आती है, सीधी सी बात क्वेश्चन में यही आती है कि अगर 5 आ गया तो राउंड ऑफ का अगला नियम सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास 52.85 और एक और लिख लेता हूँ 52.75, ठीक। अब आपसे कहा गया कि अगर मान लीजिए 5 आ गया तो 5 से ज़्यादा पे 1 जोड़ना है, 5 से कम पे कुछ नहीं जोड़ना, यथावत रहना है। यदि हटाने वाला अंक 5 हो तो हम उससे आगे वाला अंक जो अंतिम अंक है उसको देखते हैं। यदि अंतिम अंक सम हो, हटाने वाला अंक कौन सा हो गया, 5, यदि अंतिम अंक सम है तब तो उसमें कुछ नहीं जोड़ते, और यदि विषम है तो उसमें 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 52.8 और ये हो जाएगा हमारे पास 52.8, ठीक है। ये सम है, ये कैसा है, विषम। तो आप समझ सकते हैं ये हमारे पास राउंड ऑफ करने के नियम हैं। अब देखते हैं आगे, क्लियर हो गया होगा राउंड ऑफ करने का नियम। 5 आए तो सम हुए तो कुछ नहीं जोड़ना, विषम हुए तो उसमें 1 जोड़ देना है, और बाकी संख्याएं आपने देख ही लिए हैं कि अगर 5 से ज़्यादा हो तो 1 जोड़ दीजिए, 5 से कम हो तो कुछ भी नहीं जोड़ना। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम जैसे देखें जैसे आपसे कह दिया आपको ये कहा गया कि इस संख्या को 4 अंकों तक राउंड ऑफ कीजिए। इस संख्या को 4 अंकों तक राउंड ऑफ करना है, तो कैसे राउंड ऑफ करते चलते हैं। देखिए 4 अंक का मतलब 41.52। अब हमको ये 2 हटाने हैं, तो ये 2 ऐसा नहीं है एक संग हटा देंगे, क्योंकि 10 से ज़्यादा का मतलब 5 से ज़्यादा का मतलब 10 तक लेना है, और 9 तक लेना है, और 5 से कम का मतलब 1 तक लेना है। तो 61 एक संग नहीं हटेगा, एक एक करके हटता है स्टेप। बोलो 1 5 से कम है कि नहीं है, तो इसका मतलब इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये संख्या लिखी जाएगी 0.526। अब कौन सा हटाना है, ये यही रखना है हमको 41.52। दोबारा देख लें, अंतिम अंक हटाया, 5 से कम है इसलिए 6 में कुछ नहीं जोड़ा, 6 आ गया। अब 6 5 से ज़्यादा है इसलिए इस संख्या में 1 जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 41.53। तो बोलो 4 अंकों का हो गया कि नहीं हो गया। तो इस प्रकार से हम इजी को इनको राउंड ऑफ कर सकते हैं, आसानी से राउंड ऑफ कर सकते हैं।
अब देखें एक चलती है हमारे पास सार्थक अंकों की कैलकुलेशन, बिल्कुल आसान है, उसको भी हम करके ख़त्म करते हैं। तो देखिए सार्थक अंकों से कैलकुलेशन में क्या सिस्टम है, हमारे पास 4 सिस्टम होते हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। जोड़ और व्यवकलन, बाकी को कहते हैं सब्ट्रैक्शन, और गुणा मल्टीप्लिकेशन, और डिवीज़न यानी भाग। तो देखें आपके पास मान लीजिए जोड़ने के लिए दिया गया 15.3 प्लस 2.71, ठीक, और एक दे दिया 3.922। आपको कहा कि सार्थक, इनको जोड़ करके सार्थक अंकों के रूप में लिखिए। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप बिल्कुल इजी जोड़ कीजिए, 2 2 और 1 3, 9 10 16, 16 17 18 19, 1 5 और 1 6 7 8, 8 और 3 11, ये दशमलव लग गया, 1 और 1 2। तो आपके पास उत्तर आ गया 21.932। लेकिन सार्थक अंकों के जोड़ का क्या नियम है कि जितने मिनिमम सार्थक अंक होते हैं उतने ही आंसर में सार्थक अंक होने चाहिए। बोलो यहाँ सार्थक अंक कितने हैं आपके पास, 4, यहाँ कितने हैं 3, और यहाँ भी कितने हैं 3। तो आपके सार्थक अंक जो होने चाहिए इसमें भी कितने होने चाहिए, उत्तर में 3 होने चाहिए। 3 होने के लिए देखिए आपका आंसर कहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक। तो अब आपको ये राउंड ऑफ करने पड़ेंगे। बोलो 2 5 से छोटा है तो 3 पे असर नहीं पड़ेगा, और 3 भी क्या है 9 से 5 से छोटा है, इसलिए 9 पे असर नहीं पड़ेगा। आंसर कितना आ जाएगा, 21.9। क्लियर है। तो दोबारा सुन लें, जोड़ में उतने ही सार्थक अंक लिए जाते हैं जितने मिनिमम सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ पे 4 है या 3, तो कम से कम सार्थक अंक 3 हो गए, तो उत्तर में भी सार्थक अंक कितने होने चाहिए, 3। यही सेम व्यवकलन का है, जैसे आपको कह दिया 49.38, और इसका अपन को करना है 5.2, ठीक, इससे करना है। बोलो अपनी मर्जी से 0 नहीं लगाए, कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखिए कितना बचा, 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 में से 4 और 4 आ गया ये। अब आप लोगों को देखना यहाँ पे सार्थक अंक कितने हैं आपके पास, 2, और यहाँ पे कितने, 4। तो बोलो कितना आएगा सार्थक अंक, यहाँ पे 2। 2 का मतलब देखिए यहाँ तक रहना है। तो आपने देखा राउंड फिगर में ये 2 हटाने, 5 से बड़ा है तो कितना हुआ, 44.2, लेकिन 2 का यहाँ महत्व नहीं है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 44। समझ गए। तो सिग्निफिकेंट नंबर का तरीका यही है, जो मिनिमम सार्थक अंक हैं वही संख्या इनके उत्तर के रूप में आएगी। यही सेम प्रोसीजर गुणा की है। गुणा की मान लीजिए आपने मल्टीप्लाई किया 9.64 गुणा 2.1, ठीक। अब देखें आपने मल्टीप्लाई किया है तो ये 9.64 इंटू 2 चौके 8, 2 छक्के 12, तो ये आपके पास इनके मल्टीप्लिकेशन से आएगा, ठीक है। पॉइंट देख लें 1 2 3, तो ये हमारे पास लगा दिया। अब देख लेंगे यहाँ पे, यहाँ कितने हैं 3, और यहाँ पे सार्थक अंक कितने हैं 2। तो यहाँ पे देखें हमको 2 सार्थक अंक तक लेना है। तो देखें इसके 5 से कम है, इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, 5 से कम है, इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी 5 से कम है तो इन पर फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर आ जाएगा 20। समझ गए। इस संख्या का आंसर कितना आएगा, 20। वैसे मल्टीप्लिकेशन का आंसर अलग ही आ रहा है, लेकिन इसका आंसर कितना हो गया सार्थक अंकों के हिसाब से 20, जो मिनिमम सार्थक अंक है उसके हिसाब से चलते हैं। ऐसे ही भाग का सिस्टम है। ये देखिए इसमें आप भाग लगा के देख सकते हैं, जो भी आपका आंसर आएगा उसमें से आप केवल 2 सार्थक अंकों का आंसर ले लेंगे, बाकी आंसर को आप छोड़ देंगे। समझ गए। तो मेरा कहने का मतलब है ये आपके सार्थक अंक कंप्लीट है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक हैं जिनमें अंतिम अंक अनिश्चित और बाकी अंक निश्चित होते हैं। दूसरी बात, सभी नॉन जीरो अंक सार्थक अंक हैं। तीसरा पॉइंट है कि
मध्य में अगर शून्य आते हैं तो वो सार्थक अंक होते हैं। अगर शून्य से शुरुआत है तो शुरुआत वाले शून्य चाहे दशमलव युक्त हो या दशमलव मुक्त हो, वो कैसे होते हैं? सार्थक अंक नहीं होते हैं। पीछे के अंक सार्थक अंक नहीं होंगे अगर दशमलव नहीं होगा। कहीं भी दशमलव आ गया तो पीछे के अंक भी सार्थक अंक कहलाएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, कोई वस्तुओं की संख्या दे रखी है तो वो सार्थक अंकों में नहीं गिनी जाएगी, वहाँ अनंत सार्थक अंक मान लिए जाते हैं। फिर हमारे पास राउंड ऑफ करने का नियम है। यदि जिस अंक को हटा रहे हैं वो 5 से बड़ा हो तो उससे पहले वाले अंक में 1 जुड़ जाता है। यदि 5 से छोटा हो तो कुछ नहीं जुड़ता। यदि 5 की संख्या है तो सम हो तो कुछ नहीं जुड़ता, विषम हो तो 1 जुड़ जाता है। उसके बाद मैंने जोड़ बाकी गुणा भाग बता दिए, जिनके अंदर यह जो मिनिमम सार्थक अंक है उतने ही हमारे पास आंसर में सार्थक अंक होने चाहिए। जो दी गई संख्या में सार्थक अंक है, जैसे हम भाग लगा रहे हैं तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, जैसे मान लीजिए 16 और ये आ रहा है 14.305, जैसे ये आंसर आ गया। अब आप इसके आधार पर आकलन कर सकते हैं अपना कि यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए। बोलो यहाँ सार्थक अंक कितने हैं? 2 और यहाँ कितने हैं? 5। तो हमारा उत्तर ये नहीं होगा बल्कि 2 अंक वाला होगा। 5 से यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा, पड़ भी जाए मान लो 0 में हम 1 जोड़ भी दें तो 1 आ गया, लेकिन 1 से यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा और 3 से यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा। 0 पर कोई हमको जोड़ बाकी नहीं करना कुछ भी। अगर 5 आता भी है तो आंसर कितना आ जाएगा? 14। ठीक, तो इस प्रकार से हम सार्थक अंकों से सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगले टॉपिक में हम और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वाकई में केमिस्ट्री की चीज़ें, ये तो सब गणितीय चीज़ें हैं, अब हम ओरिजिनल केमिस्ट्री वाली चीज़ें अगले टॉपिक से पढ़ेंगे। थैंक यू।